हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारी आईटीआई और सीटीआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 109 तक आपको क्रॉस चुका हूँ। ठीक है, आज मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 110 से। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर डैश होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास लैगिंग, ऑप्शन बी दिया हमारे पास लीडिंग, ऑप्शन सी दिया हमारे पास यूनिटी और ऑप्शन डी दिया हमारे पास मोर देन यूनिटी। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारी सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, अगर उसकी फील्ड हमारी अंडर एक्साइटेड हो, ठीक है, तब पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो क्या बता रहा है, अंडर एक्साइटेड। ठीक है, अंडर एक्साइटेड है। ठीक है, तो अंडर एक्साइटेड के मामले में क्या हो जाएगा, लैगिंग। ठीक है, अंडर एक्साइटेड होगी। ठीक है, अंडर एक्साइटेड होगी हमारी फील्ड, तो क्या होगा हमारा लैगिंग। ठीक है, अगर मान लो यही होती है हमारी ओवर एक्साइटेड होती तो, ठीक है, ओवर एक्साइटेड। ठीक है, अगर ओवर एक्साइटेड होती तो, ठीक है, ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाना था, ओवर एक्साइटेड में हो जाना था लीडिंग। ठीक है, ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, लीडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर का फील्ड ओवर एक्साइटेड हो, ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, लीडिंग। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को पूछा होता लेवल एक्साइटेड, तो अगर मान लो इसको पूछा होता लेवल एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर मान लो लेवल एक्साइटेड के लिए पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी। ठीक है, इससे हमारे तीन क्वेश्चन निकल आते हैं। ठीक है, सबसे पहला, अगर किसी सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेड हो तो क्या हो जाएगा, लैगिंग। ठीक है, ओवर एक्साइटेड हो तो लीडिंग, और लेवल एक्साइटेड हो तो यूनिटी हो जाएगा, तो यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए, सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिंक्रोनस मोटर होती क्या है इसका पता होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर की डेफिनेशन होती है वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, उसे हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, और मान लो सिंक्रोनस स्पीड को लिखते कैसे हैं, हम सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है जैसे किसी मोटर की। ठीक है, किसी भी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो उसको निकालेंगे हम NS 120 F/P। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, NS का मतलब होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अगर मान लो किसी भी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए दे देते हैं आपको। ठीक है, NS इंटू 120 F मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और P का मतलब पोल। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का NS इज इक्वल टू 120 इंटू F/पोल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, वेब बाइंडिंग में परिणामी पिच का मतलब होता है रिजल्टेंट पिच। ठीक है, परिणामी पिच का मतलब होता है रिजल्टेंट पिच। वेब बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हमारे वेब बाइंडिंग है उसमें रिजल्टेंट पिच क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया हमारे पास बैक पिच का दोगुना। ठीक है, पृष्ठ पिच का मतलब होता है बैक पिच का दोगुना। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हमारे पास फ्रंट पिच का दोगुना, ऑप्शन सी दिया हमारे पास बैक पिच और फ्रंट पिच के योग के बराबर, ऑप्शन डी दिया हमारे पास बैक पिच तथा फ्रंट पिच के बीच का अंतर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमारा वेब बाइंडिंग के मामले। ठीक है, वेब बाइंडिंग के मामले में पूछ रहा है। ठीक है, अगर वेब बाइंडिंग के मामले में पूछा जाता है, ठीक है, तो वेब बाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच क्या होता है, ठीक है, बैक पिच और फ्रंट पिच के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा बैक पिच और फ्रंट पिच के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, जो बैक पिच होता है, ठीक है, बैक पिच को हम कैसे लिखते हैं, बैक पिच को लिखते हैं बाई के पैरों में बी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैक पिच। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैक पिच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, नोट कर लेनी। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक पिच, और फ्रंट पिच को लिखते हैं बाई के पैरों में एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रंट पिच, इसको बोलते हैं हम फ्रंट पिच। ठीक है, एक होता है हमारा बैक पिच और एक होता है हमारा फ्रंट पिच। ठीक है, और इसमें क्या बताया, एक होता है हमारा, इसमें क्या पूछा है हमारा, इसमें पूछा है रिजल्टेंट पिच। ठीक है, रिजल्टेंट पिच को बाई के पैरों में आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट पिच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट पिच। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा हमारे से, ठीक है, बाई बी का मतलब बैक पिच, बाई एफ का मतलब फ्रंट पिच, और बाई आर का मतलब रिजल्टेंट पिच। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पूछा है किसके लिए पूछा है इन्होंने, वेब बाइंडिंग के लिए। ठीक है, अगर वेब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो वेब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच क्या होगा, वेब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच होगा हमारा बैक पिच प्लस
फ्रंट पिच, ठीक है। ये वेब बाइंडिंग के लिए अगर पूछते हैं, ठीक है, वेब बाइंडिंग के लिए पूछते हैं, ठीक है, वेब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच पूछते हैं, तो वेब बाइंडिंग के लिए हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट पिच इज इक्वल टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वेब बाइंडिंग के लिए। अगर मान लो लैब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पूछते हैं, तो अगर लैब बाइंडिंग के लिए रिजल्टेंट पिच पूछते हैं तो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लैब बाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी, ठीक है, लैब और वेब, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जा चुका है, ठीक है, पहले भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने नोट करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है हमारी भूल जाती है, ठीक है। अगर लैब बाइंडिंग के लिए हमारा रिजल्टेंट पिच पूछेंगे, लैब बाइंडिंग के लिए तो हमारा रिजल्टेंट पिच हो जाएगा हमारा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, ठीक है। अगर वेब बाइंडिंग के लिए पूछेंगे रिजल्टेंट पिच, तो वो हो जाएगा हमारा बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ठीक है। तो ठीक है, इसका फिलहाल जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है हमारा, यदि पोलों की संख्या 4 है और खांचे मतलब स्लोट, ठीक है, खांचों को बोलते हैं हम स्लोट, ठीक है, ठीक है। बोल रहा है यदि पोलों की संख्या 4 है तो खांचों की संख्या 24 है, तो पोल पिच डैश होगा, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, क्या दिए, पोल दिए हमारे पास, पोल दिए हमारे पास 4, ठीक है। और स्लोट कितने हैं हमारे पास, स्लोट कितने दिए हमारे पास 24, ठीक है, स्लोट दिए हमारे पास 24, ठीक है। तो इसमें पोल पिच ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, पोल पिच ज्ञात करना है ना हमने, पोल पिच, ठीक है, पोल पिच ज्ञात करना है हमने, इसमें क्या करना है, पोल पिच, ठीक है, पोल पिच ज्ञात करना है, ठीक है। पोल पिच का फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ स्लोट बटे पोल्स, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हमारा पोल पिच का, नहीं के नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। पोल पिच का फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लोट बटे नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने दिए हमारे पास, स्लोट कितने हैं हमारे इसमें 24, और पोल्स कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। 4 को 24 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। कितने स्लॉट होंगे हमारे, 6 स्लॉट हो जाएंगे, ठीक है, 6 स्लॉट, ठीक है। पोल पिच पूछा जाता है, ठीक है, तो पोल पिच का फार्मूला याद रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट बटे पोल, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट बटे पोल, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट दिए हमारे पास 24, ठीक है, और पोल दिए हमारे पास 4, ठीक है। इनको काटेंगे हम 6 से काटेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसको आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेना आपने, ठीक है, पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114, एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल समूह की गणना करने का सूत्र है, ठीक है। ये बोल रहा है जो हमारा एसी मोटर वाइंडिंग है, ठीक है, उसमें कोयल समूह की गणना करने का सूत्र, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हमारे पास, पहला नंबर ऑफ कोयल अपॉन नंबर ऑफ फेज, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हमारे पास नंबर ऑफ कोयल्स इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन सी दिया हमारे पास नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास नंबर ऑफ कोयल्स ओवर नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर एसी मोटर वाइंडिंग में हमारी कोयल समूह की गणना करने के लिए पूछते हैं, ठीक है, कोयल समूह की गणना करनी है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ फेज, ठीक है, नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ फेज, ठीक है। अगर एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल समूह की गणना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा सेतु रेक्टिफायर, ठीक है, सेतु रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। सेतु रेक्टिफायर का मतलब होता है हमारा ब्रिज, ठीक है, ब्रिज, ठीक है, ये होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी बार इनपुट एसी फ्रिक्वेंसी से अधिक होती है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट पर रिपल फ्रिक्वेंसी जो हमारी इनपुट पर एसी फ्रिक्वेंसी से कितनी अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास इन्होंने सेम रहती है, ऑप्शन बी दिया हमारे पास दोगुनी, ऑप्शन बी दिया हमारे पास दोगुनी, ऑप्शन सी दिया हमारे पास तिगुनी, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास चौगुनी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। इसकी जो हमारी आउटपुट कितनी हो जाएगी, इनपुट फ्रिक्वेंसी से इनपुट की एसी फ्रिक्वेंसी से दोगुनी हो जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव
रेक्टिफायर, एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा होता है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है तीसरा होता है हमारा फुल वेव। ठीक है, अगर मान लो ये पूछते हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड होते हैं, ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो पूछेगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, ठीक है, ब्रिज में होते हैं हमारे 4। अगर ये पूछता है हाफ वेव में कितने रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव में 1 रेक्टिफायर होता है, ठीक है, अगर फुल वेव के लिए पूछता है तो फुल वेव में हमारे 2 रेक्टिफायर यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो हमारी भूल जाती हैं और यही क्वेश्चन जो हमारे कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है, बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखती है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा बिजली कटने के बाद कौन सी रिले जो अपने कॉन्टैक्ट को अपनी स्थिति में रखती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास अंडर करंट रिले, ऑप्शन बी दिया हमारे पास वोल्टेज सेंसिंग रिले, ऑप्शन सी दिया हमारे पास लैचिंग रिले, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास करंट सेंसिंग रिले, ठीक है। इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बिजली कटने के बाद भी जो अपने ये संपर्कों को कॉन्टैक्ट में रखती है, ये कौन सी रिले, हमारी लैचिंग रिले, ठीक है, ये होती है हमारी लैचिंग रिले। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है, ये बोल रहा है हमारा नेशनल एनई, ठीक है, एनई का मतलब होता है, एनई का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, ठीक है, इसको याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठीक है। एनई का मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड डैश होता है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड है, ठीक है, तो उसके अनुसार न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर कोड निर्धारित किया है, ठीक है, क्योंकि इसके कलर कोड निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हमारे पास रेड, ऑप्शन बी दिया हमारे पास ब्लू, ऑप्शन सी दिया हमारे पास ब्लैक, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास ग्रीन, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए जो होता है हमारा, न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर होता है, न्यूट्रल के लिए हमें हमेशा याद रखना, ठीक है, न्यूट्रल के लिए हमारा ब्लैक होता है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार जो हमारे एक होते हैं हमारे RYB, ठीक है, ये होते हैं हमारे फेज, ठीक है। फेज कैसे होते हैं, RYB मैंने बताया था पहले भी आपको, ठीक है, रेड येलो ब्लू, ठीक है, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, और बी का मतलब ब्लू, ठीक है, रेड येलो ब्लू, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, इसके क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फेज, ठीक है। फेज के लिए हमारे 3 कलर कोड यूज किए जाते हैं, ठीक है, RYB, ठीक है, फेज के लिए हमारे RYB, ठीक है। और एक होता है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए कौन सा यूज किया जाता है, अर्थ के लिए हमारा होता है ग्रीन, ठीक है, अर्थ के लिए हमारा ग्रीन कलर की तार यूज होती है, ठीक है, अर्थ के लिए ग्रीन कलर की तार यूज होती है, ठीक है। और न्यूट्रल के लिए ये नोट कर लेने, ठीक है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की, ठीक है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की, ठीक है, न्यूट्रल के लिए हमारी ब्लैक कलर की तार यूज होती है, ठीक है। फेज के लिए RYB, ठीक है, अर्थ के लिए ग्रीन, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, और एक DC वायर सिस्टम भी होता है, ठीक है, DC वायर सिस्टम भी होता है, ठीक है। और DC में हमेशा याद रखना है, DC में हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलती है, ठीक है। AC में चलते हैं जैसे फेज और न्यूट्रल, ठीक है, AC में हमारे फेज और न्यूट्रल चलते हैं, लेकिन DC में उल्टा होता है, ठीक है, DC में हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, DC में सिर्फ 2 तारें होंगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव जो होती है हमारी, ये होती है हमारी रेड कलर की, ठीक है, पॉजिटिव जो होती है हमारी रेड कलर की होती है, और नेगेटिव जो होती है हमारी, ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है हमारी ब्लैक कलर की, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, DC में हमारा कलर कोड अलग होगा, ठीक है, इसमें होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव रेड की और नेगेटिव ब्लैक की, लेकिन AC में जो होगी हमारी RYB फेज और न्यूट्रल चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है, जो मेन चीज़ें बताई हैं आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। वीडियो को एक बार नहीं समझ आती दोबारा फिर देखना, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। ऐसे मतलब ये नहीं करना है, ठीक है, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन इससे बाद में लाऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। ओके, थैंक यू।